Hello everyone. Today's topic is aerosols. Aerosols drug delivery system. Aerosols is a novel drug delivery system, and use of that aerosols is optimize the drug therapeutic effect, its convenience, and डोज जो है हम उसको थोड़ा कैलकुलेटिव अमाउंट में दे सकते हैं. एंड इट ऑल्सो एनहांस द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल. इट improves the patient compliance. Aerosols also used as a targeted drug delivery system, and it is that aerosols control overall healthcare cost, and it also facilitate the biological drug delivery. तो नॉर्मली हम लोगों ने एरोजोल्स जो देखे हैं ये हमारा से इनहेलर्स है जो हम लोग विक्स की फॉर्म में जो लेते हैं, ये भी एक तरह के इनहेलर्स हैं, बट दे आर नॉट एडवांस डिलीवरी सिस्टम, और इनको हम एरोजोल्स नहीं कहते हैं. एरोजोल्स टर्म हम तभी यूज करते हैं जब वहाँ पे हम प्रोपेलेंट्स यूज कर रहे हैं. यहाँ ये जो इन केस ऑफ ये जो इनहेलर्स हैं, इन इनहेलर्स में हमारा एक वोलेटाइल सब्सटेंस है जो हमने पैक किया हुआ है, और हम उसको एक नॉस्ट्रल के मतलब एक ओरिफाइस के थ्रू हम उसको इनहेल कर रहे हैं. तो वो हम उसको इनहेल करते हैं तो हमारे पास वो पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वेपर की फॉर्म में आता है. लेकिन अगर मुझे पाउडर फॉर्म में उसको इनहेल करना है तो मुझे प्रेशराइज्ड एक मीटर वॉल चाहिए होगा, क्योंकि अगर मैं उसको ज्यादा जोर से प्रेस कर रही हूँ तो पता चला कि वो बहुत ज्यादा अमाउंट में ड्रग चला गया, और अगर वो पोटेंट ड्रग है तो इतना नहीं जाना चाहिए. तो ऑब्वियसली उसमें एक मीटर्ड वॉल भी लगा होना चाहिए कि अगर हम एक बार प्रेस कर रहे हैं तो पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ या कैलकुलेटिव अमाउंट ऑफ डोज ही उसमें से एक प्रेस में बाहर आए. तो इनहेल ड्रग जो है इजीली हम नॉस्ट्रल के थ्रू इनहेल करते हैं, बट वो उसमें डोज को कैलकुलेटिव अमाउंट ऑफ डोज जो है वो नहीं जाता है. तो यहाँ पे और लेकिन इसका एक बेनिफिट ये भी है कि दैट गोज दैट थ्रू दैट इनहेलेशन या इनहेल ड्रग गो डायरेक्टली टू द लंग्स, और ये फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को जो है वो बाईपास करता है. जो हेपेटिक मेटाबॉलिज्म है तो उससे इसके साइड इफेक्ट्स भी थोड़े से कम हो जाते हैं, और ये सिस्टमिक सर्कुलेशन में इजीली एब्जॉर्ब होता है. और इन केस ऑफ एरोजोल्स हम ड्रग को थोड़ा सा मिनिमाइज कर सकते हैं इन केस ऑफ एरोजोल्स. तो लेट्स स्टार्ट एरोजोल्स. व्हाट आर द एरोजोल्स? इज अ प्रेशराइज्ड डोसेज फॉर्म. जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम इनहेलर्स भी बोल रहे हैं, बट इनहेलर्स एक टर्म है कि हम इनहेल कर रहे हैं उसको, सिंपल हम प्रेशर लगा रहे हैं उसको इनहेल करने के लिए. लेकिन इन केस ऑफ एरोजोल टर्म तब यूज की जाती है जब आप उसमें प्रोपेलिन के साथ में मिक्स करके अपने पाउडर डोसेज फॉर्म को आप प्रेशराइज करके हम अपने कंटेनर में पैक करके रखें. तो वो कंप्रेस फॉर्म में होता है, और जैसे ही हम उसके ऊपर से उसका प्रेशर रिलीज करते हैं तो वो उसमें से एक्सपेल आउट हो जाता है. So aerosols is pressurized dosage form in which therapeutically active drug is dissolved or dispersed or suspended in compressed or liquefied gas to expel the content from the container in the form of spray. Or aerosols mainly used for the treatment of asthma and COPD disease. COPD is क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज. तो जो भी हमारे ये जो जितने भी पल्मोनरी डिजीज हैं, स्पेशली क्रोनिक डिजीज है, उसमें एरोजोल्स यूज किए जाते हैं. देन एरोजोल्स आर यूज फॉर आइदर टॉपिकल, oral or nasal administration in the form of fine particles or mist or in the form of fog. In mid 1950s the pharmaceutical aerosols introduced in the market. मतलब पहले से चला आ रहा था कि हम उसको इनहेल कर रहे थे. जैसे हम घर में गर्म पानी का जो भाप लेते हैं उसके अंदर हम कुछ वोलेटाइल कंटेंट्स ऐड करते हैं, तो ये एक ट्रेडिशनल थेरेपी चला आ रहा है. बट इन 1950s जो है 1950s में स्पेशली ये जो प्रेशराइज्ड डोसेज फॉर्म है ये इंट्रोड्यूस हुए थे. तो ये जो आपको ये जो हमें केन दिखाई दे रहा है ये एक सॉर्ट ऑफ एरोजोल है, जिसमें ये हमारा बाहर एक कंटेनर है. इस कंटेनर में ये एक डिप ट्यूब है. इस डिप ट्यूब को हम ये नीचे जो हमारा एक कर्व ये जो है बॉटम में उसके कर्व होता है, जिससे इजीली पूरा का पूरा कंटेंट जो है वो बाहर हमारा इजीली आ जाए और उसमें कुछ ना रहे. देन
नेक्स्ट ये हमारा इसके ऊपर एक इसकी गैस्केट या केसिंग होती है। फिर इसके ऊपर यहाँ पे हमारा एक्वेटर है। एक्वेटर के पास यहाँ पे ऑरिफाइस है। उस ऑरिफाइस का डिपेंड करता है कि आपको किस टाइप का स्प्रे चाहिए। अगर हमें स्प्रे जैसा भी, अगर हमें पिन पॉइंट स्प्रे चाहिए तो हम उसका पिन पॉइंट स्प्रे यूज करते हैं। अगर हमें पूरा स्प्रिंकल फॉर्म में चाहिए तो स्प्रे थोड़ा डिफरेंट होता है। तो ये अलग अलग स्प्रे डिपेंड करते हैं। अगर आपको फोम चाहिए तो उसका स्प्रे थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो दैट नोजल बेस्ड ऑन कि आपको डिलीवरी सिस्टम कैसा चाहिए। सो अब यहाँ पर इसमें कंप्रेस गैस या प्रोपेलेंट के साथ में हमारा मेडिकमेंट जो है वो डिसॉल्व होता है। तो इसके जो हमारा एरोजोल है, इसकी एडवांटेजेस हैं। दी एडवांटेजेस ऑफ एरोजोल्स आर रैपिड इन एक्शन, और ये पर्टिकुलर उन ड्रग्स के लिए सुटेबल है जो हमारे जीआईटी ट्रैक में डिग्रेड हो जाती है। सो थर्ड वन इज डायरेक्टली अप्लाइड टू द अफेक्टेड एरिया, कि अगर मुझे लंग्स में स्पेशली देना है तो वो डायरेक्टली अस्थमा अगर अटैक आया है तो मैं उसको कन्वेंशनल डोसेज फॉर्म में ना दे करके हम डायरेक्टली उसको लंग्स तक भेज देते हैं। तो वो अपना रैपिड एक्शन शो करता है। या फिर अभी आप लोगों ने वो भी आजकल बोलिनी और आयोडेक्स वगैरह जो आती हैं, तो हम उस पर्टिकुलर अफेक्टेड एरिया पर भी हम स्प्रे करते हैं। तो दैट इज डायरेक्टली अप्लाइड टू द अफेक्टेड एरिया। अगर हमें ड्रग को ऑक्सीडेशन से प्रिवेंट करना है तो भी हम उस टाइप के ड्रग्स को यहाँ पे यूज कर सकते हैं। और इन एरोजोल्स की फॉर्म में हम जो है हेपेटिक मेटाबॉलिज्म को अवॉइड कर सकते हैं। और इट कैन बी मेंटेन स्टेरिलिटी एंड इजी टू पोर्टेबल, इजीली मैनेजेबल है। It produces local and systemic effect due to the large surface area of lungs and blood capillaries. So these are the advantages of aerosols. And what are the disadvantages? So इसके अंदर जो propellants fill करते हैं तो वो जो propellants हैं that are highly flammable in nature, तो उसके ऊपर हमें कुछ ऐसे प्रिकॉशंस रखने पड़ते हैं कि इसकी जो सेफ्टी हैजार्ड्स हैं उनके लिए सेफ्टी हैजार्ड्स की थोड़ी लिमिटेड है। तो हमें वहाँ पे काफ़ी सारे नोट या एक तरह से उसमें हमें क्लेम करना पड़ता है कि दिस इज फ्लेमेबल नेचर। तो हमें उसकी स्टोरेज कंडीशन और ये सारी चीज़ों को थोड़ा हाईलाइटेड करके रखना पड़ता है। एंड कंपैरेटिवली दूसरे डोसेज फॉर्म से थोड़ा कॉस्टली प्रिपरेशन है। और अगर प्रॉपर इसमें जो ड्रग है उस ड्रग का एक लिमिटेशन ये है कि जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक है वहाँ पर डिस्पोजिशन के चांसेस रहते हैं। और फोर्थ वन इसका हैजार्ड ये है कि ये जो इसमें प्रोपेलेंट्स यूज करते हैं उन प्रोपेलेंट्स जो है वो स्किन पे या जो है स्किन पे या मेम्ब्रेन पे थोड़ा चिलनेस प्रोवाइड करता है या फिर थोड़ा इरिटेशन प्रोड्यूस करता है। तो ये थे हमारे एरोजोल्स का एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। अब आते हैं टाइप्स ऑफ एरोजोल स्प्रे, जो मैंने आपको अभी बताया था एक्वेटर में, कि ये जो एक्वेटर में यहाँ पर हम ये जो बात कर रहे थे कि इसमें जो हमारा ऑरिफाइस है वो ऑरिफाइस आपको किस टाइप का स्प्रे चाहिए उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे हम एरोजोल सेट करते हैं। तो पहला स्प्रे है हमारा स्पेस स्प्रे, सेकेंड वन इज सरफेस कोटिंग स्प्रे एंड थर्ड वन इज फोम स्प्रे। जो स्पेस स्प्रे है इसका ऑरिफाइस सबसे छोटा होता है। फिर सरफेस कोटिंग स्प्रे का ऑरिफाइस कंपैरेटिवली इससे थोड़ा बड़ा होता है और फोम स्प्रे जो है उसका ऑरिफाइस सबसे बड़ा होता है। तो ये हमारा जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में उसकी ऑरिफाइस जो है उसका स्प्रे का ऑरिफाइस के अकॉर्डिंग है कि अगर आपको बहुत ही मिस्ट या फाइन पार्टिकल्स चाहिए तो हम स्पेस स्प्रेस वाले एक्वेटर्स यूज करते हैं। सेकेंड वाला कोटिंग के लिए यूज करते हैं तो ये थोड़ा ऑरिफाइस बड़ा है। और थर्ड वन में कंपैरेटिवली दोनों से फोम स्प्रे में ऑरिफाइस और ज्यादा बड़ा होता है। देन अब आते हैं कि जो नॉर्मली जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है उस रेस्पिरेटरी ट्रैक का जो एनाटॉमिकल जो टारगेट्स हैं तो उसको हम कैसे टारगेट करते हैं। तो इसमें आप देखो यहाँ पे ये जो फर्स्ट है ये जो हमारा ब्रोंक्यूल है, इसका ये जो ब्रोंक्यूल है ये अस्थमैटिक ब्रोंक्यूल है और ये नॉर्मल ब्रोंक्यूल है। तो आप ये देखो इसकी जो सेल है ये पूरा जो हमारा ब्रोंक्यूल है इसका पैसेज कम है और इसका पैसेज थोड़ा ज्यादा है, इसलिए हमें ब्रेथलेसनेस लगने लगता है। तो हमें कहाँ तक उसको कैसे अपने ड्रग को वहां तक पहुंचाना है। तो ये जो हमारा कई बार जो ड्रग है वो ड्रग पार्टिकल्स जो है वो एज पर ग्रेविटी
तो हमारे बहुत सारे मैकेनिज्म है, उसके अकॉर्डिंग कई बार जो है ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में ही हमारे पार्टिकल्स का जो है डिपोजिशन हो जाता है, तो उस डिपोजिशन को भी प्रिवेंट करना है और इजीली वो डिस्ट्रीब्यूटेड पूरे में होना चाहिए। तो पार्टिकल डिपोजिशन जो है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक में कैसे क्यों हो सकता है? So if the particle size is more than 100 micrometers in diameter, may deposit in the oropharyngeal activity or oropharyngeal cavity, and if particle between 10 to 60 micrometer will be deposited in the epithelium of the bronchial tract. If the particle is less than 2 micrometer, can reach to the alveoli. तो ये पार्टिकल साइज के ऊपर डिपेंड करता है कि वो रेस्पिरेटरी ट्रैक में कहाँ पर जाके डिपॉजिट होगा या कहाँ पे जाके एक्ट करेगा। अब आता है हमारा मैकेनिज्म ऑफ पार्टिकल डिपोजिशन इन रेस्पिरेटरी ट्रैक। तो यहाँ पे जो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसमें डिपोजिशन के लिए कुछ 4 मैकेनिज्म है। फर्स्ट मैकेनिज्म हमारा इंटरफेशियल इंटरसेप्शन, सेकंड वन इज ब्राउनियन डिफ्यूजन, थर्ड वन इज ग्रेविटेशनल सेडिमेंटेशन एंड फोर्थ वन इज इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेशन। तो ये आप ये देखो, ये जो फर्स्ट वाला है ये है हमारा ग्रेविटी। तो जब ग्रेविटी के थ्रू जो पार्टिकल का साइज बड़ा होगा और ग्रेविटी के थ्रू आएगा तो वो यहाँ पे ये हो गया हमारा ग्रेविटेशनल सेडिमेंटेशन। तो ग्रेविटी के थ्रू वो आएगा और फिर वो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू जो है वो नीचे सेटल होगा और सेल मेम्ब्रेन के थ्रू धीरे धीरे वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा। उसके बाद ये वाला जो है ये है इम्पैक्शन। इम्पैक्शन में क्या है, ये इन 4 में अभी नहीं है। ये इम्पैक्शन में जब पार्टिकल मूव करते हैं और वो इम्पैक्ट करके जब पार्टिकल सेल मेम्ब्रेन पे इम्पैक्ट करते हैं तो उसके थ्रू जो है ये वहाँ पे मतलब डिपॉजिट उसका वहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा। फिर है हमारा ये वाला है डिफ्यूजन। जब ब्राउनियन मोशन होता है उस ब्राउनियन मोशन की वजह से जब ये बॉल से टकराते हैं हमारे ड्रग पार्टिकल्स तो उसकी वजह से सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हैं। देन यहाँ पर हमारा है ये है इंटरफेशियल इंटरसेप्शन। तो ये इंटरफेशियल इंटरसेप्शन वाला पोर्शन ये वाला है हमारा। इसके बाद है ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेशन। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेशन में जो चार्ज पार्टिकल हैं उसके अकॉर्डिंग अगर आपका जो ड्रग है वो नेगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव की तरफ मूव करेगा, पॉजिटिव चार्ज है तो वो नेगेटिव की तरफ मूव करेगा। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेशन है वो डिपेंड करता है चार्ज पार्टिकल्स के ऊपर। तो अब लेट अस डिस्कस दीज मैकेनिज्म वन बाय वन। तो यहाँ पे हम सबसे पहले ले रहे हैं, जैसे ये है इम्पैक्शन के थ्रू, जो हमने ये पीछे बताया था ये है हमारा इम्पैक्शन। तो यह है डिपोजिशन बाय इम्पैक्शन will also occur as the trachea splits into the left and right bronchus। तो जैसे आपका ये ऊपर से ड्रग पार्टिकल आया और वो जहाँ पे भी इम्पैक्ट करता है पार्टिकल, क्योंकि वो उसका पार्टिकल साइज है तो जहाँ पे भी जिधर भी वो इम्पैक्ट करता है उस मेम्ब्रेन के थ्रू वहाँ पे जाकर के डिपॉजिट हो जाता है। देन सेकेंड वन आता है हमारा ग्रेविटेशनल सेडिमेंटेशन। ग्रेविटेशनल सेडिमेंटेशन इज द डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ पार्टिकल अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। तो ये पार्टिकल साइज के अकॉर्डिंग जैसे जो बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं वो पहले सेटल डाउन होंगे, उसके बाद उससे छोटे वाले, फिर सबसे छोटे वाले सबसे ऊपर सेटल डाउन होंगे। तो ये बिकॉज ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे ये सेडिमेंट होते हैं और ये सेल मेम्ब्रेन के पास आकर के डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं और फिर वहां से धीरे धीरे ये जो है मेम्ब्रेन के थ्रू क्रॉस करते हैं। देन थर्ड वन आता है हमारा ब्राउनियन डिफ्यूजन। तो ब्राउनियन डिफ्यूजन में जो पार्टिकल्स का जो कोलिजन है और जो पार्टिकल्स का बम्बार्डमेंट है स्मॉल पार्टिकल्स का, तो वो रेस्पिरेटरी ट्रैक में दैट प्रोड्यूस अ ब्राउनियन मोशन और वो ब्राउनियन मोशन की वजह से वो सेल मेम्ब्रेन पे जाकर के डिपॉजिट होते हैं। देन थर्ड वन आता है हमारा इंटरसेप्शन। तो इंटरसेप्शन में ये है हमारा थर्ड वन, इफ द पार्टिकल कॉन्टैक्ट द एयरवे सरफेस बिकॉज ऑफ देयर लार्जर डायमेंशन ऑफ द पार्टिकल, तो वो वहां जाके स्टक हो जाता है और फिर वो वहीं से अपना ड्रग जो है वो स्टक होने के बाद वहीं पे डिपॉजिट हो जाएगा और वहां से अपना ड्रग रिलीज करना शुरू कर देगा। तो ये हमारे कुछ 4 to 5, इसमें इम्पैक्शन नहीं है। तो फर्स्ट वन इज इंटरफेशियल इंटरसेप्शन, ब्राउनियन मोशन, ग्रेविटेशनल सेडिमेंटेशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक परसेप्शन एंड इम्पैक्शन। तो ये हमारे अबाउट 5 मैकेनिज्म है कि ये जैसे ऑपरेट करते हैं एरोजोल्स को। तो ये हो गया इंटरसेप्शन। इसके बाद है हमारा लास्ट वन इज इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेशन।
In electrostatic precipitation, the charge on the surface of the particle may affect the resultant deposition. That is, surface of the charged particle is positive, that interact with the site within the respiratory tract, that possess on opposite charge, और that is negative, यानी कि positive negative की तरफ और negative positive की तरफ. So unipolar charge aerosols with high number concentration repel each other and drive particles towards the wall. तो ये था पूरा हमारा मैकेनिज्म ऑफ एरोजोल की, जो हमारे एरोजोल्स हैं उनका कैसे हम यूज करते हैं और कैसे वो सरफेस पे डिपॉजिट होते हैं और कैसे उसका मैकेनिज्म जो है पार्टिकल्स का वो कैसे डिपॉजिट होता है. तो ये हमारे मैकेनिज्म हो गए हैं. उसके बाद अब आता है हमारा कंपोनेंट्स ऑफ एरोजोल्स. तो अभी तक हमने जो स्टडी किया है वो था हमारा व्हाट आर एरोजोल्स, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ एरोजोल्स, then mechanism of aerosols और aerosols में कितने टाइप के स्प्रे हैं ये. तो अभी तक हमने ये स्टडी किया. अब हम बात करते हैं फाइनली कि एरोजोल्स जो है उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, तो उन कंपोनेंट्स को हम कैसे स्टडी करते हैं. तो इसमें है जैसे फर्स्ट वन है हमारा प्रोडक्ट कंसंट्रेट. तो प्रोडक्ट कंसंट्रेट में प्रोडक्ट कंसंट्रेट मींस कि जो भी आप मेडिकमेंट यूज कर रहे हैं, यानी कि जो भी आपका एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है वो दैट इज नोन एज प्रोडक्ट कंसंट्रेट. और उसके साथ में अगर आपको कोई और दूसरे एडिटिव्स ऐड करने हैं, सपोज प्रोडक्ट कंसंट्रेट के साथ में आपको दूसरे एडिटिव जो उसकी एक्टिविटी को एनहांस कर रहे हैं या फिर वो आपको आपके प्रोपेलेंट के साथ मिक्स होने में यूज हो रहे हैं, तो वो हमारे एडिटिव्स होते हैं. तो प्रोडक्ट एरोसोल्स में जो एडिटिव्स यूज किए जाते हैं दे आर सस्पेंडिंग एजेंट, इमल्सिफाइंग एजेंट, एंटीऑक्सीडेंट और एक्वस और नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स एंड को-सॉल्वेंट्स. तो ये कुछ हमारे एक्टिव फार्मास्यू एपीआई के साथ में एडिटिव्स जो हैं वो यूज किए जाते हैं. तो कंबाइंडली इनको हम बोलते हैं प्रोडक्ट कंसंट्रेट. सो अब पहला हमारा हो गया है प्रोडक्ट कंसंट्रेट. अब सेकंड है हमारे प्रोपेलेंट्स. प्रोपेलेंट्स जो है वो एरोसोल्स का हार्ट है. दैट मींस दैट आर द मेन कंपोनेंट ऑफ द एरोसोल. मतलब एपीआई तो है ही, क्योंकि विदाउट ड्रग जो है वो एरोसोल का कोई रोल नहीं है. बट विदाउट प्रोपेलेंट्स हम उस जो हमारा एपीआई है उसको हम अपने कंटेनर से एक्सपेल आउट नहीं कर पाएंगे, उसको बाहर नहीं निकाल पाएंगे. तो नेक्स्ट हम यूज करते हैं प्रोपेलेंट्स. तो जो प्रोपेलेंट्स है, दैट प्रोपेलेंट्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग द वेपर प्रेशर विद इन द कंटेनर एंड ऑल्सो एक्सपेल द प्रोडक्ट व्हेन द वॉल्व इज ओपन एंड इन द ऑटोमाइजेशन और फोम प्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्ट. अब जैसे आप वॉल्व ओपन करते हैं तो उसमें से हमारा प्रोडक्ट जो है वो बाहर आता है. अब वो स्प्रे की फॉर्म में आ रहा है, कोटिंग की फॉर्म में आ रहा है या फोम की फॉर्म में आ रहा है. दैट डिपेंड्स ऑन कि आपने उसमें एक्वेटर कैसा लगाया हुआ है और किस टाइप का आपको डिलीवरी सिस्टम चाहिए था. तो ये हमारे प्रोपेलेंट्स के ऊपर डिपेंड हमारे एक्वेटर के ऊपर डिपेंड करता है. लेकिन जो प्रोपेलेंट्स हैं वो प्रोपेलेंट्स ही रिस्पॉन्सिबल हैं वहाँ पे एक पर्टिकुलर प्रेशर क्रिएट करने के लिए हमारे कंटेनर में, जो हमारे प्रोडक्ट को बाहर एक्सपेल आउट करता है. तो ये जो प्रोपेलेंट्स हैं, इन दैट प्रोपेलेंट्स आर मेनली कैटेगराइज्ड या क्लासिफाइड इनटू 2 और 3 टाइप्स. तो पहला है हमारा लिक्विफाइड गैसेस. लिक्विफाइड गैसेस में जो प्रोपेलेंट्स यूज किए जाते हैं दैट आर फ्लोरिनेटेड हाइड्रोकार्बन्स and chlorofluorocarbons and hydrocarbons. So FHC, CFC and HC, these are the liquefied gases system. Then next है हमारा compressed gas system and third one is hydrofluoroalkenes. तो ये कुछ हमारे examples हैं propellants के जो हम use करते हैं अपने aerosols में as a propellant की तरह. तो सबसे पहले बात करते हैं liquefied gases system. Then liquefied gas systems, these components are the gases at room temperature and atmospheric pressure. However, they can be liquefied easily by lowering the temperature. तो यहाँ पे जो है इनका boiling point को अगर हम below boiling point और अगर इसका pressure increase करें तो हम इसको compressed form में convert कर सकते हैं. These components are chosen generally have boiling point below 70 degree Fahrenheit and vapor pressure between the 40 to 85 pascals at 70 degree Fahrenheit.
So when it is placed into the sealed container, it immediately separates into a liquid or in vapor phase. अब आते हैं हम फ्लोरिनेटेड जो हाइड्रोकार्बन्स, हमारी फर्स्ट कैटेगरी थी जो ज्यादातर हम यूज करते हैं, ठीक है। ये थे हमारे फ्लोरिनेटेड हाइड्रोकार्बन्स, नॉर्मली ज्यादातर यूज किए जाते हैं, बट दे आर हजार्डियस टू एनवायरनमेंट। तो इसमें जो हम नॉर्मली यूज कर रहे हैं वो है ट्राइक्लोरो मोनोफ्लोरोमीथेन, और इसका केमिकल फॉर्मूला है CCl3F। अब इसका न्यूमेरिकल डेजिग्नेशन है 11। ये जो न्यूमेरिकल डेजिग्नेशन यहाँ पर आए हैं ना, इनका एक पर्टिकुलर फॉर्मूला है, वो मैं आपको प्रैक्टिकल में या आप हायर क्लासेस में ये पढ़ेंगे कि हम जो सपोज ये केमिकल फॉर्मूला है एक ट्राइक्लोरोफ्लोरो, तो अगर हम यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स को हमें मिक्स करना है तो हमें इसके न्यूमेरिकल डेजिग्नेशन को ध्यान में रखना पड़ता है। और ये न्यूमेरिकल डेजिग्नेशन कैसे आता है ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी कि ये कैसे हम उसके न्यूमेरिकल डेजिग्नेशन को कैसे डेजिग्नेट करते हैं। तो ये एक टेबल है जिसमें ये है हमारा डाइफ्लोरोमीथेन, जिसका फॉर्मूला है CCl2F2, और यहाँ पे इसका न्यूमेरिकल डेजिग्नेशन है 12। तो जब हम मार्केट में ये फ्लोरोकार्बन्स को परचेज करते हैं तो हम उनका नाम नहीं बताते हैं, हम बोलते हैं हमें चाहिए हाइड्रोकार्बन या फ्लोरिनेटेड हाइड्रोकार्बन जिसका डेजिग्नेटेड फॉर्मूला सपोज 115। तो 115 में हमें फ्लोरो पेंटाफ्लोरो इथेन हम लोगों को दे दिया जाएगा, या फिर इस दो कॉम्बिनेशन ऑफ 2 जिनका न्यूमेरिकल डेजिग्नेशन जो है वो 115। तो इस हिसाब से हम अपने हाइड्रोकार्बन्स को सिलेक्ट करते हैं कि हमें कितना प्रेशर चाहिए और किसके हिसाब से हमें उसको रखना है अपने, कि हमें कितना प्रेशर, वेपर प्रेशर चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हम फ्लोरिनेटेड हाइड्रोकार्बन्स को सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये है हमारे ट्राइक्लोरो मोनोफ्लोरोमीथेन, डाइफ्लोरोमीथेन, डाइक्लोरो टेट्राफ्लोरोइथेन, फ्लोरोपेंटाफ्लोरोइथेन, मोनोफ्लोरो डाइफ्लोरोइथेन, डाइफ्लोरोइथेन एंड ऑक्टाफ्लोरो साइक्लोब्यूटेन। तो ये हमारे जस्ट 6 to 7 फ्लोरिनेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं। बेसिकली दे आर यूज इन फार्मास्यूटिकल एरोजोल्स। ठीक है, तो ये अभी हमारी फर्स्ट कैटेगरी हम लोग स्टडी कर रहे थे। इसमें अभी हमने स्टडी किया है सिर्फ लिक्विफाइड गैसेस में फ्लोरिनेटेड हाइड्रोकार्बन्स। इसके जो फर्दर जो दूसरे प्रोपेलेंट्स है उनको हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और इनका इवैल्यूएशन कि वेदर हमारा जो एरोजोल है वो हमारा सही बना है कि नहीं बना है, और उसमें कितना प्रेशर क्रिएट होना चाहिए, और ये जो फ्लोरिनेटेड हाइड्रोकार्बन्स है इनकी कैलकुलेशन भी हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। ओके, सो गुड डे।